Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Myself, Radhi Patel from Sanskar Valley Academy. So, guys, I hope कि आपके एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, आपका जो है रिज़ल्ट ठीक आया होगा। तो फर्स्ट के बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्लॉथ मटेरियल, चैप्टर 4 क्लॉथ मटेरियल फॉर क्लास 6। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 में क्लॉथ मटेरियल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास ऑफ अर्ली मैन, मतलब पुराने समय के लोगों के कपड़ों के बारे में, है ना। फिर बात करेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल कि डेवलपमेंट कैसे हुआ है क्लॉथिंग मटेरियल में। फिर नेक्स्ट बात करेंगे मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग मटेरियल, है ना, नया तरीका क्या है क्लॉथ्स कपड़े बनाने का। फिर इसके बाद बात करेंगे सोर्सेज की, तो क्लॉथ मटेरियल के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ से आता है, कपड़े कैसे बनते हैं, किस किस चीज़ से बनते हैं। फिर बात करेंगे प्लांट के फाइबर्स के बारे में कि प्लांट्स के फाइबर क्या होते हैं, प्लांट फाइबर कैसे होते हैं, जैसे कॉटन यानी रुई, जूट, कपास, फ्लैक्स, सन और हेम्प। हेम्प मीन भांग, है ना। तो हेम्प मीन क्या होता है, भांग, और फ्लैक्स मीन सन। तो इन चीज़ों से प्लांट के क्या बनते हैं, फाइबर बनते हैं, है ना। और अब हम बात करेंगे जब एनिमल फाइबर की, तो एनिमल फाइबर होते हैं वूल एंड सिल्क, जबकि सिल्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वूल ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यह दोनों कहाँ से मिलते हैं। सिल्क होता है हमें सिल्क बॉर्म से, और वूल मिलता है हमें सीप, गॉट, कैमल, है ना, इनसे। फिर इसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर। इसका मतलब है कि कृत्रिम रूप से बनाया गया फाइबर, जैसे आपने सुना होगा रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, है ना। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्लॉथिंग इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स, सबकी ज़रूरत होती है कपड़े की। मैन हैज़ बीन यूजिंग क्लॉथ सिंस टाइम इमेमोरियल, मतलब यह पुरातन समय से कपड़ों का यूज़ करते आ रहे हैं ह्यूमन बीइंग, है ना, पुरापाषाण काल युग से। मैन इज ट्राइंग टू कवर हिज बॉडी एंड हैज़ बीन यूजिंग ग्रास। पहले लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए बार्क, छाल, ट्री बार्क, है ना, पेड़ों की छाल, ग्रास, लीव्स, है ना, एनिमल्स स्किन, इन सब का यूज़ करते थे। फिर जैसे समय चेंज हुआ, एडवांसमेंट में आए, और सिविलाइजेशन हुआ, मैन सीख गए द आर्ट ऑफ वीविंग नेचुरल फाइबर। लोग बाग नेचुरल फाइबर को बुनना सीख गए। नेचुरल फाइबर टिल डेट, आज की तक, देयर इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग ऑफ आर्ट ऑफ cloth making. Most probably the first response is that men wear clothes for modesty and social prestige. लोग आज के समय में कपड़ों से हम यही समझते हैं कि कौन क्या है, कपड़ों से हम ये भी समझ जाते हैं कि उसका प्रोफेशन क्या है, कपड़ों के हम उसकी पोजीशन समझ जाते हैं, उसकी पर्सनालिटी को हम पहचान जाते हैं कि कौन कैसी पर्सनालिटी का आदमी है या कोई भी है। जैसे आपने देखा होगा गंदे कपड़े पहने तो आप क्या समझ आएंगे, ये सब आपके अंदर फीलिंग आ जाएगी कि ये कोई बेचारा गरीब होगा। और जो कोई कुछ अच्छे कपड़े पहने रहता है, चमकदार चटकदार कपड़े, तो आप क्या समझेंगे, ये हाई प्रोफाइल पर्सन है ना। तो इस तरह से कपड़ों के थ्रू हम उसकी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं, उसके रिलीजन को हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से रिलीजन हैं। इंडिया का है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यह किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। तो बॉडी स्ट्रक्चर एंड ड्रेस आर द पार्ट ऑफ वन एक्सटर्नल पर्सनालिटी, ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। फिर हम बात करते हैं द ड्रेस रिफ्लेक्ट द सोशल प्रेस्टीज एंड
इंटरेस्ट ऑफ बियरर, यह पहनने वाले की सोशल, मेंटल और फिजिकल एंड क्या कहते हैं वेल्दी व्यक्तित्व के बारे में बताता है, पर्सनालिटी के बारे में बताता है। क्लॉथ्स आर यूज टू ईच एवरी हाउस हर घर में यूज किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम कवरिंग द बॉडी, क्लॉथ्स यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस इन होम्स, फॉर एग्जाम्पल टॉवल, डस्टर, कर्टेन्स, है ना, कर्टेन में पर्दे, टेबल क्लॉथ, कर्सन, कवर, है, डोरमैट, बेड, लिनिंग एक्सेट्रा। हमारे घर में आजकल बहुत से कपड़ों का यूज होता है, जैसे पहनने वाले, नाइट में सोने वाले, है ना, पर्दे, कारपेट, वो भी एक कपड़ा ही है। कारपेट बिछा होता है, जो कारपेट होता है इस पर क्या होता है, जिस पर हम बिछाते हैं, है ना। तो हर घर में कपड़ों का यूज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोथ्स ऑफ अर्ली मैन। पुराने लोग कैसे कपड़े पहनते थे। अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ्स। पुराने एंशियंट प्राचीन समय में लोग नहीं जानते थे कि कपड़े कैसे बुने जाते हैं। He remained naked for a long time, but with the discovery of agriculture, जैसे ही एग्रीकल्चर का यानी डिस्कवर यानी खोज हुई, उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, फूड प्रोड्यूसर हुए, फ्रॉम फूड गैदर करने लगे, सेटल होने लगे धीरे धीरे जगहों पर, है ना। एट दिस टाइम, उस समय में, कब, पुरापाषाण काल में। ही स्टार्टेड यूजिंग स्किन्स फॉर द एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। उन्होंने जानवरों की खाल को पहनना शुरू किया, है ना। ही ऑल्सो यूज स्किन बार्क ऑफ ट्री। उन्होंने पेड़ों की छाल को पहनना शुरू किया, है ना। ही ऑल्सो यूज स्मॉल स्टोन। उन्होंने पतले पत्थरों का यूज किया। बिकम बोन्स एनिमल टू मेक ज्वेलरी बनाने के लिए पत्थरों का और स्टोन्स उसका हड्डियों का, जानवरों की हड्डियों का यूज किया ज्वेलरी बनाने के लिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, द अर्ली मैन वोर स्किन ऑफ एनिमल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रफ वेदर। यानी अपने खराब मौसम से बचने के लिए वो पत्थरों को क्या कर रहा है, बना रहा है, व्हील भी बना रहा है। और अपने को बचाने के लिए, जिस तरह से हम अपने घरों को बनाते हैं कि विंटर या रेनी सीजन से हमें बचना है ना। तो इन रीजन से बचने के लिए हम अपने को बचाने के शेल्टर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से वो शेल्टर का बनाने का डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। डेवलपमेंट ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल का डेवलपमेंट कब हुआ। द टेक्निक ऑफ वीविंग इज अबाउट 2000 ईयर ओल्ड। द हैंडलूम वीविंग ऑफ क्लॉथ यूजिंग हैंड्स। 2000 साल पहले कपड़े बुनने का आविष्कार हुआ था। द हैंडलूम्स, जो हैंडलूम्स होते हैं, मशीन होती है ये कपड़े से हाथ से बुनने वाली, वाज डिवाइस about 2000 years ago and was brought to England by the Romans। इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था हैंडलूम का, है ना। द प्रोसेस ऑफ कंसिस्ट ऑफ interlacing one set of thread yarn the wrap with another wrap। इस तरह से हम आपको बता सकते हैं कि कैसे कपड़े बने। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये है यार्न, है ना। अब ये यार्न कहाँ से मिला है हमें, प्लांट से, है ना। कौन से, कॉटन, यानी कि कॉटन से क्या बना, यार्न। यार्न मतलब थ्रेड, धागा। और धागा बनने के बाद, धागे जब कई कलर के धागे होते हैं तो वो इस तरह की एक कपड़े बनाते हैं। कैसे कपड़े बनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये बनाते हैं वीविंग प्रोसेस के थ्रू। जैसे इसमें क्या होता है, 2 कलर की यार्न होते हैं,
है ना। तो एक रेड हो गई और एक ब्लू हो गया, है ना। इन थ्रेड्स को जैसे मैंने हाफ करके यहाँ से सीजर से इतना इनको काट दिया, इतना इतना। अब इसमें से हमने रेड की स्ट्रिप जो काटी थी, इन स्ट्रिप्स को 1 बाई 1 करके इसमें से इधर से एंटर किया, इस तरह से, जैसा कि इसमें दिख रहा है ना। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि वीविंग क्या कहलाती है। वीविंग मतलब डिफरेंट यार्न का एक दूसरे से क्रॉस कराना, यह क्या कहलाता है, वीविंग। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस हैंडलूम की प्रोसेस को समझ गए होंगे। और हैंडलूम एक ऐसी मशीन होती है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्पिनिंग, ये तो इंग्लैंड की नई मशीन है। हैंडलूम जो होती है, हैंडलूम ये वाली मशीन होती है, जैसे, है ना, आप देख पा रहे हैं। तो हैंडलूम ये इस तरह से मशीन होती है और इसमें क्या होते हैं, लूम्स, 2 लूम्स होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक धागे को क्रॉस वाइज इनको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, जैसा कि आप इसमें देखिए, ब्रेप थ्रेड या ब्रेप यार्न बोलते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूड में दिख रहा है ना, लॉन्गिट्यूड में ये दिख रहा है ग्रीन थ्रेड, इसको इस तरह से लगा देते हैं। ये क्या कहलाता है, ब्रेप या ब्रेप यार्न, ठीक। फिर नेक्स्ट थ्रेड को हम क्या करते हैं, इधर से इस तरह से कस देते हैं, जिसे बोलते हैं वेप्ड थ्रेड या वेप्ड यार्न। अब जब ये चलता है पूरी तरह से, तो इसको हम लगाते जाते हैं और एक कपड़ा बना लेते हैं। तो जैसे इनको फाइबर बोला जाता है। कपड़े जब बन जाते हैं तो कच्चे फाइबर बनते हैं, फाइबर से कपड़े बनते हैं इस तरह से। तो डिफरेंट टाइप के हम कपड़े बना सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग क्लॉथ। नया तरीका क्या है कपड़े बनाने का। मॉडर्न मशीन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर वाज फर्स्ट डेवलप इन ब्रिटेन। सबसे पहली मशीन जो थी मॉडर्न रूप से कपड़े बनाने की, कपड़े बुनने की, वो इंग्लैंड में 1795 में डेवलप हुई थी, जिसे बोलते हैं स्पिनिंग मशीन, है ना, स्पिनिंग जेनी। लेटर में अदर पीपल डेवलप अदर एडवांस स्पिनिंग एंड वीविंग मशीन्स। इसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू कपड़ों की मशीन्स में डेवलप होता गया, है ना। एंड सच, तो इस तरह से धीरे धीरे नई नई मशीन का आविष्कार हुआ और कपड़े बनने लगे। आर्क राइट लेटर वाटर फ्रेम एंड कार्ट राइटर पावर लूम besides a long research and development has resulted in the emergence of new improved cloth। तो इस तरह से नए जमाने के कपड़ों का आविष्कार हुआ। अब हम क्लॉथिंग फाइबर कम फ्रॉम मैनी सोर्सेस। कपड़ों के जो फाइबर्स होते हैं वो कई जगह से आते हैं, कई जगह से वो बनते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं सिल्क, सिल्क बॉम से बनने वाला सिल्क। फिर कॉटन यानी जूट के प्लांट से बनने वाला। फिर फ्लैक्स यानी सन। फिर बम्बू प्लांट्स, बम्बू प्लांट से देखो, आपने देखा होगा जो बुनकर होते हैं, जो कुछ ऐसे क्राफ्ट मेकर होते हैं, क्राफ्ट पर्सन, जो टोकरी वगैरह बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, है ना। तो वो किस तरह से बनाते हैं, वो इसी मेथड का यूज़ करते हैं, वीविंग का, है ना। बांस के फाइबर्स को बना करके वो टोकरी बना देते हैं। तो बम्बूज। फिर हेम्प, हेम्प यानी भांग, जो भांग का पेड़ होता है उससे भी फाइबर बनाया जाता है। और वूल, वूल तो आप जानते ही हैं, गॉड, बकरियों से, सीप से, भेड़ों से बनता है, ठीक। आई थिंक अब हम आग को ले चलते हैं
प्लांट फाइबर में। तो प्लांट फाइबर क्या होते हैं? प्लांट फाइबर यानी कि प्लांट से निकलने वाले फाइबर। फाइबर का मतलब जिससे हम धागा बनाए और धागे से हम कपड़े बनाए और कपड़े से डिजाइनर कपड़े और नए कपड़े जो हम पहनते हैं वो बनाए। तो प्लांट फाइबर आर जनरली composed of cellulose, often in combination with other components such as linen. Example include cotton, hemp, jute, flax, rayon, sisal, and bagaces. तो प्लांट फाइबर जो है कंपोस्ट बने होते हैं सेलुलोज के। ऑफ्टन इसमें बहुत से कॉम्बिनेशन कई भी और इसके अलावा भी होते हैं अदर कंपोनेंट सच है जैसे लेनिन होता है ना, इंक्लूड कॉटन, हेम्प, जूट, फ्लैक्स, रेमन, सीसल, इन सब में ये पाया जाता है। प्लांट फाइबर आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस इन प्लांट। प्लांट फाइबर को हम उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। बेस्ट ऑफ स्टेम फाइबर ड्राइव from the fibrous bundles in the inner bark of plant stem. बेस्ट और स्टेम फाइबर जो हैं बनाए जाते हैं फाइब्रस बंडल इन द इनर बार्क। इनर बार्क मतलब निचली खाल से, जो स्टेम में निचली की खाल होती है अंदर की बार्क छाल जिसे हम बोलते हैं प्लांट की, उससे बनते हैं। लीफ फाइबर पत्तियों से बनते हैं फाइबर विच रन lengthwise through the leaves of monocotyledonous प्लांट्स होते हैं जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट, इनकी लीफ से भी बनते हैं। सीड के हेयर में पाए जाने वाले जो बाल होते हैं जो बीज के चारों तरफ लगे होते हैं उनसे भी, जैसे कॉटन, क्योंकि ये कॉटन जो है सीड के साथ अटैच हेयर है उसका, इसलिए कॉटन ऑप्टन होता है कॉटन प्लांट से। तो कॉटन इज ऑप्टन फ्रॉम द हेयर सराउंडिंग द सीड्स ऑफ प्लांट विच ऑफ द गॉसिपियम फैमिली। यह किस फैमिली का होता है? गॉसिपियम फैमिली का है। द फ्लफी स्टफ सराउंडिंग द सीड इज कॉल्ड कॉटन। फ्लफी मतलब फ्लावर टाइप जो होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? द फ्लफी मटेरियल ऑफ कॉटन प्लांट इज कॉटन, यानी जूट के प्लांट से कॉटन मीन रुई, जैसे जो हम दीपक वगैरह बनाते हैं तो रुई का यूज करते हैं, वही कॉटन प्राप्त होता है कॉटन वूल से। फर्स्टली कॉटन इज कलेक्टेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सीड। इसको सीड को अलग किया जाता है जिसे हम गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग प्रोसेस, बॉल से निकालना और उसमें से सीड्स को अलग करना, इसे बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। और गिनिंग फैक्ट्री में भेजा जाता है तो वो गिनिंग में अलग हो जाते हैं। द मशीन दैट सेपरेट कॉटन फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड गिन। जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि जो प्रोसेस होती है मशीन होती है जो सेपरेट करती है कॉटन को और उसकी सीड्स को, उसे क्या बोलते हैं? गिनिंग, यानी गिन। कॉटन इज द पैक्ड इनटू बिग balls and sent in the textile mill where is the clean and spun into thread called yarn. अब वहाँ से अलग किए गए कॉटन को हम कहाँ भेजते हैं? फैक्ट्रियों में, जहाँ पर उसका क्या किया जाता है? सफाई की जाती है और उसमें से और उसको स्पन किया जाता है धागे में, और फाइनली उससे क्या बनाए जाते हैं? कपड़े। जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर कॉटन प्लांट्स के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए? यानी कि क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके लिए पानी की कितनी ज़रूरत है, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो ये सभी कंडीशन है जियोग्राफिकल। तो क्लाइमेट गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर 25 और इससे कहीं थोड़ा सा अधिक होना चाहिए, 25 डिग्री, यानी समर टाइम भी हो सकता है। रेनफॉल, बारिश कैसी होनी चाहिए? बारिश होनी चाहिए मीडियम,
और मिट्टी मिट्टी स्पेशली सुइटेड टू कॉटन प्लांट्स के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, और उसके लिए अनुकूल होनी चाहिए। रेंगुर मिट्टी और काली मिट्टी इसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम और दक्षिण इंडिया में ये बहुत ही पॉपुलर है। जैसे कि आप इस ब्लू पार्ट में देख रहे हैं, पहला है पाकिस्तान के समथिंग, जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, ये पार्ट और ये इतना पार्ट, ठीक है ना, किसके लिए फेमस है, यानी किस चीज के लिए अनुकूल है, कॉटन की बात। अब हम बात करते हैं जूट की। तो जूट होता है एक पतली लकड़ी, कितनी पतली, जितनी आपकी उंगली होती है ना, इतनी पतली होती है, वाइट कलर होता है इसका। और इसको पहले तो उगाया जाता है, जैसे आपने अरहर का प्लांट देखा होगा, लेकिन एक्चुअली जो सन होता है, सॉरी जूट होता है, सॉरी ये जूट है, जूट जो है उसको सड़ाया जाता है। पहले तो इसको एक स्टेम जैसा होता है सीधा, ये ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होता है, अनब्रांच्ड होता है इसका प्लांट। और इसको काट करके जब हम इसको क्या करते हैं, पानी में रखते हैं सड़ाने के लिए, यानी सड़ जाए ताकि। और जब वो सड़ जाता है तो उसको थोड़ा सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको कूटते हैं, है ना, जिससे उसका पूरा पानी निकल जाए, उसमें से रेसे निकल आए। तो रेसे निकाल करके उससे हम बैग्स, जूट के बोरे, जूट के बोरे देखे जाते हैं जो हम अनाज भर के ले जाते हैं, जूट के फट्टियाँ वगैरह जो बिछाने के काम आती हैं, कारपेट वगैरह, है ना। तो इसके जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ये याद रखना, यदि हमने कभी क्वेश्चन में पूछ लिया कि गोल्डन फाइबर, व्हाट इज गोल्डन फाइबर, है ना, गोल्डन फाइबर क्या है, तो आपको लिखना है जूट। तो गोल्डन फाइबर ड्यू टू इट्स गोल्डन ब्राउन कलर, इसका कलर कैसा होता है, सोने के जैसा। इट्स इम्पोर्टेंस इन टर्म ऑफ यूज, प्रोडक्शन एंड ग्लोबल consumptions. Jute is the second only the cotton. It is the fiber used to make Hessian sacks and garden twine. Jute is environment friendly as well as being one of the most affordable fiber. ये अफोर्ड कर सकते हैं हम इसको खरीद सकते हैं, इतना महंगा भी नहीं। जूट प्लांट आर इजी टू ग्रो, हैव अ हाई एल पर एकड़, अच्छी क्वालिटी में 1 एकड़ में खूब हो जाता है। एंड अनलाइक कॉटन हैव लिटिल नीड फॉर पेस्टिसाइड्स एंड, थोड़ी सी इसके लिए पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। यह फर्टिलाइज बनाता है। जूट इज़ द बेस्ट फाइबर होता है ना, लाइक फ्लैक्स एंड हेम्प एंड द स्टेम आर प्रोसीड इन अ सिमिलर वे। जैसे आप अरहर के प्लांट को देखते हैं, वैसे ही प्लांट के स्ट्रक्चर होता है इसके प्लांट्स का। देखो जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था, जो जूट होता है वो जब पक जाता है तो गोल्डन कलर हो जाता है ना। और इतना काफ़ी ऊंचा अरहर के जैसे प्लांट होता है इसका। अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। और जियोग्राफिकल कंडीशन इसके लिए क्या ज़रूरी होते हैं, इसका क्लाइमेट हॉट होना चाहिए और नमीवार, हमें यानी नमी होनी चाहिए। इसका टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए। रेनफॉल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी होना चाहिए। सॉयल, जूट लाइक अदर फाइबर रिक्वायर रिच सॉयल एंड थ्राइव्स ऑन रिवर फॉर एल्बुलियम एलुबियम सॉयल होनी चाहिए इसके लिए। एलुबियम सॉयल तो जानते ही होंगे आप, जलोढ़ जो मिट्टी से बह कर आती है। इट ग्रो वेल वेयर एनुअल फ्लड रिन्यू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। इससे क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, रिन्यू हो जाती है, मतलब एक बार से रिन्यू मतलब किसी चीज़ की फिर से उसमें बढ़ जाना, चीज़ रिन्यू कहलाता है। तो इसका एरिया, जियोग्राफिकल एरिया ये है जो कि आप देख पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से लेकर नॉर्थ इंडिया, सॉरी ईस्ट इंडिया, है ना। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्लेक्स की। तो फ्लेक्स क्या है, जूट हो गया, कपास,
कॉटन रुई, जूट कपास, फ्लैक्स सन। फ्लैक्स प्लांट आर ग्रोन इन कूल टेम्परेचर, यह ठंडे वातावरण में होता है, यह ठंडे रीजन में होता है। फ्लैक्स हैज़ बीन यूज टू मेक फाइबर एंड क्लॉथ फॉर एंशियंट टाइम, इसका यूज़ प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। द फाइबर फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, इसके स्टेम से निकाली जाती है। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट इज सुपीरियर टू कॉटन इन ड्यूरेबिलिटी, इसमें अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है। एंड स्मूथनेस, इसकी स्मूथनेस भी कुछ अच्छी होती है कुछ हद तक। द टेक्सटाइल मेड फ्रॉम फ्लैक्स आर कॉल्ड लेनिन, इसका यूज टेक्सटाइल में होता है, जिससे क्या नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, लेनिन के नाम से। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्लाइमेट ठंडा होना चाहिए, टेम्परेचर 16 to 18 डिग्री होना चाहिए, 18 से ज़्यादा ना हो समर में, और रेनफॉल अच्छा हो 510 mm to 760 mm, यानी कि जितना राइस चावल के लिए बारिश की ज़रूरत होती है लगभग उससे भी ज़्यादा। सॉयल क्ले और लोमी सॉयल, काली मिट्टी और लोमी सॉयल होनी चाहिए। अब हम बात करें हेम्प की, तो हेम्प इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्लैक्स एंड ग्रोन अंडर द सिमिलर कंडीशन। हेम्प इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्लैक्स, इसके फ्लैक्स के जो है बहुत से नज़दीक होता है। एंड ग्रोन अंडर सिमिलर कंडीशन, लगभग उसी कंडीशन में ये ग्रो होता है जैसा कि फ्लैक्स के लिए जरूरी है। आ सिमिलर प्लांट कॉल्ड रन हेम्प इज ग्रोन इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन चीफली इन इंडिया, इंडिया में बहुत सस्ते रूप में इसको प्रोडक्ट किया जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हेम्प, मतलब लीडर करता है, यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गांजा जिसे हम बोलते हैं भांग का प्लांट, इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ जूट कम्स फ्रॉम इंडिया, संसार में सबसे ज़्यादा जूट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है एंड बांग्लादेश से। मोस्ट ऑफ द जूट इज प्रोड्यूस्ड एंड woven in mills in both countries but especially in कोलकाता, तो सबसे ज़्यादा यह कोलकाता में प्रोसीड होता है, यानी प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वूल की, तो वूल क्या है, एनिमल फाइबर है ना। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है आपको, प्लांट फाइबर। अब हम बात करते हैं एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर वूल तो आप जानते ही हैं, बकरियों की, भेड़ों के स्किन से निकलने वाले हेयर एक फ्लपी यानी फ्लैसी कॉट होती है, जो उनकी निकाल करके उसको धो करके कर्डिंग डाइंग करके उसको एक उच्च क्वालिटी यानी कि हाई क्वालिटी के वूल को बनाया जाता है। तो वूल तो आप इतना, जैसे वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है, सबसे पहले स्पिनिंग की प्रोसेस की जाती है। स्पिनिंग मतलब उसको भेड़ के कॉट को उतारना, यानी भेड़ के बालों को निकालना स्पिनिंग कहलाती है। फिर सेकंड होती है स्कोरिंग, यानी उसको धुलना, जो भी होती है स्कॉटिंग होती है, जो भी उसको धुलाई की जाती है। आफ्टर दैट उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग मतलब उसको छांटा जाता है कि कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, किस क्वालिटी का है, तो उसकी क्वालिटी डिवाइड की जाती है। क्वालिटी डिवाइड करने के बाद उसमें कलर भी किया जाता है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि अच्छा कलर है तो उसमें अच्छे हमें पैसे मिलते हैं, तो इसलिए उसको कलर भी किया जाता है। कलर करने के बाद उसको सुखाया भी जाता है वूल को, और सुखाने के बाद उसको पैक करके भेज दिया जाता है फैक्ट्रियों में, जिससे वहाँ पर स्पिनिंग होती है। और हमारे घरों में भी वहाँ भी स्पिनिंग निटिंग, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी दादी आपकी मदर जो है स्वेटर बुनती हैं, तो वो निटिंग प्रोसेस कहलाती है, जो बुनती हैं अपने हाथों से निडल के थ्रू। तो निटिंग और बुनना, वीविंग और स्पिनिंग,
ये अलग अलग प्रोसेस होती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वूल का कैसे प्रोडक्शन होता है। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। तो वूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या ज़रूरी होती हैं। तो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वूल फाइबर और प्रोटीन फाइबर एज आर फॉलो। दे आर कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स, वो एमिनो एसिड्स के बने होते हैं। दे हैव एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंसी, वो अच्छे शोषक होते हैं। मान लो उनमें यदि पानी डालो तो वो सोख लेते हैं पूरा पानी। मॉइस्चर रेजिन इज हाई, उसमें मॉइस्चर हाई होता है, उसको मॉइस्चर यानी नमी को जल्दी सोख लेता है। दे टेंड टू बी वार्मर देन अदर, वो वार्म करते हैं दूसरों को। दे हैव पुअर रेसिस्टेंस टू एल्कलिट्स बट गुड रेसिस्टेंस ऑफ एसिड्स, वो एल्कलाइन के रेसिस्टेंस रोधक होते हैं और अच्छे एसिड रेसिस्टेंस होते हैं। पुअर रेसिस्टेंस यानी कि कम, पुअर रेसिस्टेंट का मतलब होता है कम रेसिस्टेंट अवरोधक एल्किलाइन, लेकिन एसिड के अच्छे अवरोधक होते हैं ज़्यादा, है ना। दे हैव गुड इलास्टिसिटी एंड रेलियंसी, इलास्टिसिटी मतलब वो खिंच जाते हैं, जैसे इलास्टिक खींचते हैं वैसी तरह से वो खिंच जाते हैं। शीप डू नॉट फील पेन व्हेन दे आर sheared, उन्हें दर्द नहीं होता जब उनसे क्या निकाले जाते हैं, उनकी कॉट, हेयर कॉट, है ना, तो उन्हें दर्द नहीं होता है। अब मेकिंग वूल, मेकिंग वूल मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे वूल प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब एक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग वीविंग क्या है। वीविंग की प्रोसेस के लिए मटेरियल्स नीडेड, चार्ट पेपर ऑफ 2 डिफरेंट कलर से रेड एंड येलो, रूलर पेंसिल एंड सीजर, कैंची पेंसिल होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, कट स्क्वायर, एक दो बराबर स्क्वायर के शीट्स लें जो अलग अलग कलर की हों। फोल्ड वन शीट्स इनटू हाफ, एक शीट को हाफ कीजिए और उसमें लाइन खींच लीजिए, लाइन खींच करके उसमें सीजर से उस शीट्स को थोड़ा सा काट दीजिए बीच से। फिर दूसरी शीट्स लीजिए, उसमें से स्ट्रिप निकालिए, पत्तियाँ, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया भी है कि इस तरह से आपको निकालना है, बनाना है ना। तो ये वीविंग की प्रोसेस है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से आप एक क्या बना लेंगे, इस तरह से एक फाइबर यानी क्लॉथ बना लेंगे। ओके, रीड दिस, अब हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। द यूज ऑफ चक्र वाज पॉपुलराइज्ड बाय द फादर ऑफ अवर नेशन महात्मा गांधी, हु यूज्ड टू स्पिन डेली ऑन हिज फेमस अंबर चरखा, वो अपने चरखे से प्रतिदिन सूत बुन यानी कि स्पिनिंग करते थे। एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट महात्मा गांधी encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and spun imported cloth made in the mills of Britain. ब्रिटेन के कपड़ों के खिलाफ महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ दिया था और कहा था हम अपने चरखे से कपड़े बनाएंगे और अपने खुद पहनेंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश, है ना, तो उनके खिलाफ चरखा, चरखा यानी कि गोल चक्र जिसमें हम स्पिनिंग करते हैं थ्रेड को, है ना, तो इस तरह से उन्होंने उनसे लड़ाई करके चरखा पर सूत, सूत यानी सिल्क, सूती कपड़े जो होते हैं ना उनको काटना शुरू किया। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द माउल, ब्यूटीफुल स्किन क्लॉथ इज मैन्युफैक्चर्ड विद स्किन इंडिया, सॉरी विद सिल्क इंडिया। सिल्क का प्रोडक्शन करने से पहले सिल्क वॉर्म के बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सिल्क वॉर्म पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोट,
तो ये क्या करता है, ले डाउन देयर एग्स ऑन आ मलबेरी लीफ। मलबेरी लीफ मतलब सहतूत का पेड़। सहतूत कैसे होते हैं, जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, वो तो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन जो अंगूर के गुच्छे के समान एक छोटा सा उंगली के साइज के बराबर होता है इसका फ्रूट्स, है ना। इसका जूस बहुत मीठा होता है, जिसे बोलते हैं सहतूत का पेड़। तो सहतूत मतलब मलबेरी। तो मलबेरी पेड़ की लीव्स पर ये क्या देती है, मोठ एग देती है, ले डाउन देयर एग्स। फिर इसके बाद एग्स क्या होते हैं, डेवलप करते हैं और लार्वा स्टेज में पहुंचते हैं। लार्वा स्टेज में पहुंचने पर ये कैटरपिलर बन जाता है, यानी सिल्क वॉर्म, जिसे हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म धीरे धीरे ग्रो करता है और उसी लीव्स पर रहता है, मलबेरी लीव्स पर, और उसी लीव्स को खाता है और खा करके अपने ऊपर अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश करता है, ताकि वह किसी भी बाह्य आघात से सुरक्षित रहे। और वो धीरे से अपनी बॉडी के इस तरह से, इसकी बॉडी होती है और इसके ऊपर इस तरह से कोटिंग कर लेता है ना, इस तरह से सिल्क की कोटिंग कर लेता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी कोटिंग को हम रियर करके, कलेक्ट करके, है ना, और इसको हॉट वाटर में डाल देते हैं, जिससे कि इसमें जो गम होती है, इसमें जो प्यूपा होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद बनती है कोकून, और उस कोकून और इसी कोकून से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, किसका, सिल्क का। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग cocoons made up of silk fiber is called सेरीकल्चर। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, सेरीकल्चर। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में ही सिल्क का प्रोडक्शन है। अंडरस्टूड, ओके। और इस तरह से आप देख रहे हैं जैसे कि इस सिल्क वॉर्म फीड है, मतलब अपना भोजन फीडिंग कर रहे हैं मलबेरी लीव्स पर, और जब ये कोकून निकल जाते हैं तो हमें सिल्क प्राप्त हो जाता है, और इस सिल्क को हम थ्रेड बनाकर, स्पन करके, स्पन मतलब उसको घुमा के बनाते हैं, क्या, धागा, थ्रेड, यार्न। और उस यार्न से हम डिफरेंट टाइप के क्लॉथ बना लेते हैं, है ना, डिफरेंट क्वालिटी के। I hope you have to understood well. The art of making textile of silk was discovered in China around 2500 BC. Before Christians के जन्म से 2500 साल पहले चाइना में सिल्क के बनाने का डिस्कवर हो चुका था, है ना। ग्रेजुअली इट स्प्रेड इन जापान, इसके बाद यह जापान में फैला, एंड इंडिया इन द 3rd और 4th सेंचुरी, यह 3री और 4थी शताब्दी तक यह जापान, भारत तक पहुंच गया, और कॉमन द सिल्क इंडस्ट्रीज में भी पहुंच चुका है। बनारसी इन द इंडिया इज़ फेमस फॉर सिल्क साड़ी। जो बनारसी है हमारा बनारस शहर, है ना, तो वहाँ वो किसके लिए फेमस है, सिल्क साड़ी के लिए है, बहुत फेमस है ना। तो याद रखना कि कब हुआ था सिल्क का प्रोडक्शन, 2500 साल, यानी 2500 ईयर एगो इन चाइना। और हैंडलूम ब्रिटेन में, याद रखना, मिक्सअप नहीं करना, ना ही मैसअप करना। तो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं अब हम। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। 2 प्रकार के आर्टिफिशियल फाइबर हैं। एक है दोज विच आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेयन। ऐसा फाइबर जो नेचुरल मटेरियल से बना होता है वो कहलाता है रेयन। और दोज विच आर प्योरली सिंथेटिक
वह कहलाता है नायलॉन एंड टेरिलॉन। समझ गए? तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि रेयॉन प्लांट के जो पल्प होता है, प्लांट के पल्प से बना होता है। क्या? रेयन। अब रेयन पल्प से कैसे बना होता है? रेयन इज अ मैन-मेड सिल्क मेड फ्रॉम रीजनरेटेड एंड प्यूरिफायर सेलुलोज। यह दोबारा से बनाया जाता है रेयन, और सेलुलोज का बना होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ बोल पल्प विच इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसको ट्रीट किसके साथ किया जाता है? HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaH। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ इसको सॉल्यूशन किया जाता है, मिक्सअप किसको? प्लांट पल्प को। देन विद कार्बन डाइसल्फाइड के साथ टू फॉर्म अ सेलुलोज सॉल्यूशन, सेलुलोज बनाया जाता है। दिस solution is allowed to pass through fine pores in metal cylinders। फाइन छोटे छोटे छिद्रों से होकर मेटल के सिलेंडर से इनटू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है। जैसे इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, यह धागे के नुमा उसमें अलग हो जाता है ना। यह जैसे ही उसमें डालते हैं तो यह धागे के पतले पतले धागे के रूप में यह क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। जैसे इतना सेपरेट हो जाता है, इतना छोटा पतला होता है जितने की आप इंजेक्शन सिरिंज देखी होगी, इतनी सिरिंज में। तो इस तरह से जो बोर्ड पीसेस होते हैं, लकड़ी के टुकड़े होते हैं, उन लकड़ी के टुकड़ों को या उसके पल्प्स को, वुड पल्प है ना, ये नेचुरल है, और इस नेचुरल वुड पल्प्स को किस में मिलाया जाता है? एल्केलाइन सॉल्यूशन में, है ना। इस तरह से इसको मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन निकलता है उसको डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। फिर इसके बाद जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उस सॉल्यूशन को डालते हैं तो ये थ्रेड नुमा, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर, जैसे आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, एक पतले धागे के समान, देखो ये दिख रहा है, ये इस तरह से, तो ये क्या बन जाता है? एक थ्रेड बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं फाइबर। तो यह होता है क्या? सिंथेटिक फाइबर, यानी जिसे बोलते हैं रेयान। यह एक सेमी नेचुरल या सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। सेमी नेचुरल कह सकते हैं या सेमी सिंथेटिक, क्योंकि ये आधा नेचुरल है आधा सिंथेटिक होता है, इसलिए सेमी सिंथेटिक भी कह सकते हैं और सेमी नेचुरल भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से रेयान का प्रोडक्शन होता है। रेयान इज मैन मेड सिल्क मेड फ्रॉम रीजनरेटेड प्यूरिफाइड सेलुलोज। सेलुलोज इज द फॉर्म ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प, सेलुलोज कहाँ होता है? लकड़ी के पल्प में, है ना। विच इज पल्प मतलब गूदे में, तो विच इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब इस NaOH सॉल्यूशन के साथ इसकी प्रोसेस की जाती है। देन विद कार्बन डाइसल्फाइड, तो CO2SO2 के साथ सेलुलोज सॉल्यूशन ट्रीट किया जाता है। इसके बाद दिस सॉल्यूशन इज अलाउड टू पास थ्रू द फाइन पोर। फाइन पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र, जैसे इंजेक्शन के सिरिंज का पोर होता है ना, उसी छोटे छोटे पोर से मेटल सिलेंडर में भर करके इनटू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, और इसके बाद वह पतले पतले धागों के रूप में निकल आता है, जिसे हम बोलते हैं नायलॉन, जिसे हम बोलते हैं रेयॉन, है ना। क्या बोलते हैं? रेयान। In the formation of long fiber cellulose known as rayon. Rayon fiber is chemically identical to cotton by having a shine like silk. This rayon fiber so often are spun into thread and finally woven into cloth.
इसके बाद वह थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड जिसे हम बोलते हैं फाइबर, और उस फाइबर जब कई फाइबर मिल करके क्या बनाते हैं, कपड़ा, और उस कपड़े से हम अपने डिज़ाइन कपड़े जिस साइज में शेप में चाहिए उस कपड़े बना सकते हैं, है ना। रेयन इज यूज इन अ लार्ज स्केल इन इंडिया फॉर मेकिंग टेक्सटाइल। रेयन का आज के समय बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्यों? क्योंकि रेयन की बनावट टेक्सचर सिल्क के जैसी होती है और यह बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, यह आसानी से एडोप्ट कर सकते हैं इसको हम, हैं। तो इसका यूज़ टायर में होता है, कॉर्ड में होता है, कारपेट बनाने में होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब पट्टियाँ बनाने में, बैंडेज बनाने में, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अब हम नायलॉन की। तो नायलॉन क्या है? प्योरली केमिकली। अब इसका यूज़ प्योरली, नायलॉन वाज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन अमेरिकन साइंटिस्ट, दे प्रोड्यूस इट्स आफ्टर सिंथेसाइजिंग पॉलीमराइज्ड सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी बात करते हैं नायलॉन की। तो नायलॉन एक पॉलीमराइज सिंथेटिक फाइबर, इसको मैं एक छोटे से इमेज के द्वारा आपको दिखाना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं केमिकली, प्योरली केमिकली फाइबर। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस किसका बना होता है? सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है उसकी? मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, सॉरी ये तो डबल हो गया, वो होता है सिंगल मॉलिक्यूल से, है ना। जैसे ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। जब ये बहुत से किसी सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल करके एक क्या बनाते हैं? चेन। तो जो क्या कहलाती है? एक इस तरह से पॉलीमर चेन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? एक पॉलीमर चेन। और ये चेन क्या कहलाती है? पॉलीमर। तो इस तरह से ये पॉलीमर मिलकर के क्या बनाते हैं? एक नेक्स्ट कॉटन फाइबर और सेलुलोज की जो मिक्सअप चेन होती है, यह एक क्या कहलाती है? पॉलीमर चेन कहलाती है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? मोनोमर। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं उसे बोलते हैं पॉलीमर। तो इस तरह से पॉलीमर, जब बहुत सारे पॉलीमर जुड़ जाते हैं एक बनाते हैं, एक स्ट्रिप्स बना लेते हैं कपड़े की, तो उस कपड़े को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन क्या है? नायलॉन सिंथेटिक प्योरली, फिर पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ये हो गए प्योरली केमिकली, प्योर केमिकली, ठीक। और रेयन, रेयन क्या है? सेमी सिंथेटिक, एस सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, एस एस मतलब सेमी सिंथेटिक। अब आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो नायलॉन है वो क्या है। ये कपड़ा दिख रहे हैं, ये नायलॉन का है, सॉरी रेयान का है। ये रोप देख रहे हो, ये क्या है? ये नायलॉन की रोप है, प्लास्टिक की रस्सी। फिर पॉलिस्टर की जर्सी, जर्सी मतलब जो टी शर्ट्स होती हैं प्लेयर्स के लिए। फिर नेक्स्ट एक्रिलिक, तो एक्रिलिक की न्यू टाइप की जर्सी आ गई जिसे हम बोलते हैं एक्रिलिक। ओके, तो अब आप समझ चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर ये है एक, तो हो गया रेयन, दूसरा नायलॉन। नायलॉन क्या है? प्योरली केमिकली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन वाज मेड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉट फाउंड नॉर्मल नेचुरली, यह नेचुरल में नहीं पाया जाता, इसको केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है। द मटेरियल सो मेड इज मेल्टेड एंड स्पन इनटू यार्न, और उस मटेरियल को क्या किया जाता है? मेड इज मेल्टेड, पिघला करके उसको धागे बनाकर स्पन करके उसको यार्न बनाया जाता है। नायलॉन फाइबर आर एक्सपेंसली स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्गर देन पॉलिस्टर, पॉलिस्टर से कहीं ज़्यादा यह होता है स्ट्रॉन्गर। द फाइबर हैव एक्सीलेंट टफनेस, इसकी बहुत ज़्यादा, यह ज़्यादा टफ होता है।
और एवेरिएशन रेसिस्टेंस होता है, इसमें जो है केमिकल्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड इजी टू वॉश, अच्छे से धुल जाता है। एंड टू डाई इन वाइड रेंज ऑफ कलर, इसमें बहुत से कलर कर सकते हैं। द फिलामेंट्स यार्न प्रोवाइड अ स्मूथ सॉफ्ट एंड लाइट वेट फैब्रिक ऑफ हाई रेसिलियंस। इसका मतलब होता है हल्का वेट होता है और अच्छी क्वालिटी होती है, इस पर केमिकल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, एसिड्स और बेस का। तो इस तरह से आप ये चैप्टर है फिनिश्ड।